नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जे विद अशोक पे आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल डी में यूनिट 34 का पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। ओके, तो यहाँ मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूरा फंडा अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है हमने चैप्टर नंबर 31 में सीखा था। ओके, एक बेसिक जो है अकाउंटिंग मेथड में और अकाउंटिंग टेक्निक में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग को सीखा था। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोवाइड्स टू द मैनेजमेंट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एंड द इम्पैक्ट ऑफ सच कॉस्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करती है, मैनेजमेंट को जानकारी प्रोवाइड करती है किस बारे में, कि कॉस्ट का क्या व्यवहार है, मतलब कितना खर्चा लग रहा है, क्या सीन हो रहा है और हमारी कॉस्ट बढ़ घट रही कैसे, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें बताती है। और इस कॉस्ट का ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में भी बात करती है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज वन ऑफ द कॉस्टिंग टेक्निक यूज्ड बाय अकाउंटेंट टू ऐड मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन को मदद करने के लिए मैनेजमेंट कॉस्टिंग को अकाउंटेंट द्वारा यूज किया जाता है। व्हेन कंपेयर टू द अदर टेक्निक्स द मार्जिनल कॉस्टिंग हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड लिमिटेशन। अगर दूसरी टेक्निक्स हम इसका कंपेयर करेंगे तो भाई इसके अपने खुद के फायदे और नुकसान है, दोनों बातें। लिमिटेशन मतलब कि हर जगह नहीं यूज हो सकता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इसे डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्टिंग के नाम से भी हम जानते हैं। इट हैज़ इट्स ओन स्पेशल प्लेस इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में इसका अपना खुद का स्थान है। हम यहाँ पर क्या है कि एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं अभी मार्जिनल कॉस्टिंग। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि मान लो कि कंपनी है वो 40 टीवी बनाती है और उस 40 टीवी को बनाने में उसके 4,000 रुपये अगर मान लेते हैं खर्चा होते हैं, तो अगर वो 41 टीवी बना दें तो मान लो कितना खर्चा होता है, 4,000 मान लेते हैं 50 रुपये, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के लिए। ठीक है, 40 टीवी 40 टीवी बनाने में 4,000 रुपये खर्चा हुआ, 41 टीवी बनाने में उसको 4,050 रुपये लगे। इसका मतलब जो ये एक टीवी एडिशनल एक यूनिट बनाई, मार्जिनल का मतलब एक यूनिट होता है, एक टीवी बनाने में उसको जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा वो 50 रुपये का लगा। यही होता है फ्रेंड्स मार्जिनल कॉस्ट, जो हमने बेसिकली समझाया था आपको। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, नॉट टू वरी। ओके, मीनिंग ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का खर्चा, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का जो खर्चा होता है। अगर आप 200 खिलौने बनाते हैं और 201वां खिलौना बना दें तो जो एक खिलौना बनाने में खर्चा लगा उसे फ्रेंड्स मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। इन इकोनॉमिक्स द मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दैट कम्स फ्रॉम मेकिंग आर प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि हमारा खर्चे में कितना चेंज हुआ, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन कास्ट। टोटल प्रोडक्शन में कितना लग रहा था भैया, पहले 4,000 रुपये लग रहे थे, अब कितना लग रहा है सर 4,050 रुपये। तो कितना चेंज हुआ प्रोडक्शन कास्ट में, सिर्फ एक एडिशनल जो है यूनिट को प्रोड्यूस करने में, एक एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करने में, वही आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड द चेंज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट बाय द चेंज इन क्वांटिटी। मतलब अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, ये इसका फार्मूला होता है। डिवाइड द चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय कितना चेंज हुआ है क्वांटिटी में। मतलब कहने का कि जैसे हमारा क्या था, पहले हम 40 टीवी बनाते थे, 4,000 रुपये लगते थे। ठीक है, अब हम 41 टीवी बनाते हैं और हमारा 4050 रुपीज़ लगते हैं। तो हमारा टोटल कास्ट में कितना चेंज हुआ, 50 रुपीज़ का। तो ये आपका 50 रुपीज़ हो गया, डिवाइडेड बाई क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, पहले 40 था अब 1 बढ़ गया तो 1 इक्वल टू 50 रुपीज़। यही होता है फ्रेंड्स हमारा क्या, मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड ऑल द कॉस्ट दैट वेरी विथ दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल कॉस्ट क्या करती है, इंक्लूड करती है ऑल द कॉस्ट दैट वेरी विद दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उस लेवल के प्रोडक्शन के से जो भी चेंजेस हो रहे हैं, मतलब अगर हम 10 प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसको जोड़ो। मान लो जैसे हमने अभी आपको बताया कि 40 टीवी बनाने का खर्चा लगा। अब हम हो सकता है कि बोलें कि 40 टीवी बनाने में 4,000 रुपये लगते हैं, और जब हम 50 टीवी बना रहे हैं तो कितना खर्चा लग रहा है सर, 4,500 रुपये लग रहे हैं। तो क्या हुआ, हमारे 10 टीवी का एक्स्ट्रा खर्चा कितना आया, 500 रुपये। यही ये बताने का प्रयास करें कि सारे कॉस्ट हम जोड़ लेते हैं उस एक्स्ट्रा यूनिट, जितनी एक्स्ट्रा यूनिट हम बना रहे हैं उसको। द अमाउंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट
वेरीज अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो मार्जिनल कॉस्ट का अमाउंट फ्रेंड्स जो है क्या करता है, वेरी करता है, चेंज होता रहता है जितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स बीइंग प्रोड्यूस, जितना आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ कि जैसे 40 टीवी बना रहे हैं तो 4,000 रुपये लग रहे हैं। अब हो सकता है कोई आपको बताए कि हमने 50 टीवी बनाई तब इतना खर्चा लगा, हो सकता है कोई आपको बता दे कि 500 टीवी बनाई तब इतना खर्चा लगा। तो क्या हो रहा है, हर एक केस में आपकी मार्जिनल कॉस्ट वेरी करती रहेगी, बढ़ती और घटती रहेगी जैसा प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला ये रहा आपके सामने। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू होता है फ्रेंड्स चेंज इन टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंस में कितना चेंज हुआ, टोटल कॉस्ट इसे बोल देंगे। ठीक है, डेल्टा टीसी मतलब डेल्टा यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई कितनी क्वांटिटी में चेंजेज आया है, क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। ठीक है, अब एक कैलकुलेशन आप देख लीजिए तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चेंज है, एक कंपनी है XYZ जो कि क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, पेन बनाती है। ठीक है, इनिशियली उन्होंने 1,000 यूनिट बनाई थी और उसमें टोटल खर्चा 50,000 रुपये का लगा था। ठीक है, जिसमें आपके सारे फिक्स्ड खर्चे और वेरिएबल खर्चे सब कुछ शामिल हैं। फिर उन्होंने इंक्रीज किया प्रोडक्शन और अब 1100 यूनिट बना दी। पहले कितनी बनाई थी, 1000, अब कितनी बना दी, 1100, यानी 100 यूनिट एडिशनल उन्होंने जोड़ी। अब टोटल खर्चा कितना लगा, 54,000। पहले कितना लगा था फ्रेंड, 50,000, अब कितना लग रहा है, 54,000। तो 4,000 जो है एक्स्ट्रा लगा है। तो बस अब मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेल्टा टीसी अपान डेल्टा क्यू। डेल्टा टीसी मतलब टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ, तो टोटल कॉस्ट में 4,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, तो 4,000 रुपये डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी में कितना चेंज आया, 100 एडिशनल यूनिट हमने ऐड की है तो 100, बस इसको डिवाइड करेंगे तो 40 रुपीज़ निकल करके आ गया। तो हमारा यानी कि जो एक्स्ट्रा हमने यूनिट्स बनाई हैं, हर एक पेन का दाम 40 रुपये का खर्चा आ रहा है। हर एक पेन बनाने में हमारा 40 रुपये एक्स्ट्रा लगा। पहले कितना लगा था, पहले अगर हम देखें 40 रुपये समझ में आया, पहले कितना लगा था भाई, पहले देखो हमने क्या किया था, टोटल 50,000 रुपये लगाए थे। ध्यान दीजिए, टोटल 50,000 लगाए थे, 1,000 यूनिट बनाई थी, तो एक पेन 50 रुपये की बनी थी। एक पेन पहले 1,000 यूनिट बनाने में हमारा टोटल 50 रुपये पर पेन खर्चा हुआ था। अब कितना हो रहा है, 100 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के बाद हमारा हर पेन के पीछे 40 रुपये का खर्चा हुआ है। ठीक है, यही होता है फ्रेंड्स आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट में मैंने बताया था एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का, तो जरूरी नहीं कि हमेशा एक एक्स्ट्रा यूनिट, हम 1,000 फ्रिज बना रहे तो 101 फ्रिज बनाएंगे, नहीं, हमको ज़्यादा भी दे सकता है। जैसा कि आपके उदाहरण सामने ही है कि पहले 1,000 यूनिट बनाते थे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 1,000 यूनिट बन रही थी, अब 1,100 यूनिट बता दिया, तो हमेशा एक यूनिट नहीं, कितनी भी यूनिट दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं। वही चीज़ जो है टोटल कैलकुलेशन। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल पेन इज 40 रुपीज़। इसका मतलब है कि हर एक एक्स्ट्रा पेन बनाने के लिए हमें जो हमारी कॉस्ट है 40 रुपये से बढ़ रही है। हर एक एक्स्ट्रा पेन बनाने के लिए हमें 40 रुपये और खर्चा करने पड़ रहे हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन भाई क्रूशियल तो होगी XYZ लिमिटेड के लिए, ताकि वो डिसीजन ले सके कि उनको प्रोडक्शन में कितना खर्चा हो रहा है, प्राइसिंग क्या रखनी है और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी मिलने वाली है। जैसे भाई हमें पता चला ना एडिशनल पेन बनाने का 40 रुपये लग रहा है, इसका मतलब प्राइसिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कम से कम 45 रुपये 50 रुपये में बेचना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कितनी होगी, 10 रुपये की होगी, काइंड ऑफ दैट। ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको चीज़ें अब समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अगेन लेट्स टॉक अबाउट दिस। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा कि मार्जिनल कास्ट जो होती है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन, किसके बारे में, कास्ट के बिहेवियर के बारे में, कि दाम में क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और उस कास्ट का प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में भी बात होती है। ठीक है, मार्जिनल कास्टिंग जो है एक कास्टिंग टेक्निक है जो कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। उसके बाद अदर टेक्निक से अगर इसको कंपेयर करें तो इसके अपने एडवांटेज और लिमिटेशन है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। मार्जिनल कास्टिंग को अदर नाम डायरेक्ट कास्टिंग, वेरिएबल कास्टिंग, डिफरेंशियल कास्टिंग, आउट ऑफ पॉकेट कास्टिंग के भी नाम से जाना जाता है, और डिसीजन मेकिंग में इसका विशेष स्थान होता है। फिर हमने देखा मार्जिनल कास्टिंग का मतलब, तो मार्जिनल कास्टिंग का मतलब होता है कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ चाहे प्रोडक्ट चाहे सर्विस। एक एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए या एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने में हमें कितना खर्चा होता है, वही फ्रेंड्स मार्जिनल कास्ट कहलाता है। मार्जिनल कास्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मार्जिनल कास्ट में जितनी भी कास्ट होती हैं वो वेरी करती हैं विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। भाई देखो 1,000 पेन बना रहे तो 50,000 लग रहा था, अगर 1,00,000 पेन बनाओगे तो खर्चा बढ़ेगा, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है। मार्जिनल कास्ट का फार्मूला है डेल्टा टीसी, यानी कि टोटल कास्ट में चेंजेस डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी में चेंजेस। मार्जिनल कास्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल हमने आपके सामने रखा। इनिशियली 1,000 पेन बना रहे थे, 50,000 रुपये खर्चा हो रहा था, अब उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा के 1,100 यूनिट कर दिया, यानी 100 यूनिट बढ़ गई। अब खर्चा
50,000 से बढ़ करके 54,000 रुपये हो गया। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन टोटल कास्ट कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कास्ट, नई टोटल कास्ट माइनस इनिशियल टोटल कास्ट, 54,000 में से 50,000 घटाया 4,000 आ गया। इंक्रीज प्रोडक्शन माइनस इनिशियल प्रोडक्शन, 1100 में से 1,000 घटा दिया, 100 रुपये हो गया। और मार्जिनल कास्ट इक्वल टू डेल्टा टोटल कास्ट अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। तो 4,000 दाम बढ़ा है डिवाइडेड बाई 100 पेन बढ़ी है इक्वल टू 40 रुपीज़, यानी कि जो है एडिशनल पेन बनाने का 40 रुपये का खर्चा हो रहा है। तो हर एक एक्स्ट्रा पेन बनाने के लिए अब हमको 40 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन XYZ कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्हें एक्स्ट्रा पेन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, उनको प्राइस क्या रखना चाहिए, उसका प्रॉफिट क्या होगा, ये सारी चीज़ें के डिसीजन लेने में। ये थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं फ्रेंड्स इस चीज़ को। ओके, पहले तो ये जान लीजिए कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपकी बुक में नहीं है। कहाँ पे? मैकमिलन में नहीं है। तो हम इसको दिमाग में नहीं रखेंगे, ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि आगे चल करके एक शब्द बहुत ज़्यादा यूज होगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन टर्म, कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो समझ लेना हमारे लिए थोड़ा सा नेसेसरी होता है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। तो अगेन इसको दिमाग में रखना नहीं, बस केवल कंट्रीब्यूशन समझने का प्रयास करिएगा, बाकी इसको बिल्कुल भी मत लर्न करिए। जब आप CIB पढ़ेंगे उसमें ABFM पढ़ेंगे पर्टिकुलरली, ओके, वहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेना थोड़ा सा आवश्यक रहेगा, क्योंकि आगे चल करके हम बार बार एक टर्म यूज करेंगे कंट्रीब्यूशन, फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा कि कंट्रीब्यूशन होता क्या है, तो पूरा का पूरा चैप्टर वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट किसी कंपनी का निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो कि सेल्स कितनी हुई है। तो मान लेते हैं 500 रुपये की सेल हुई है, मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ 500 रुपये की सेल हुई है, माइनस उसमें से वेरिएबल कॉस्ट घटा दीजिए। मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपये है पर आइटम, मान लेते हैं एक टीवी के पीछे का ये खर्चा है, एक टीवी के पीछे का ये खर्चा है। तो जब हम फ्रेंड जो है 500 रुपये का हमने एक टीवी बेचा, उसमें उस टीवी को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट 200 रुपये की लगी, तो जब हम सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं, जो निकल करके आता है फ्रेंड्स उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। फिर कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 50 रुपये लगी, तो जो आता है फिक्स्ड कॉस्ट घटाने के बाद जो आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि हमारी कमाई है इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले, यानी इसके बाद हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे, देखिए इंटरेस्ट पे करेंगे उसका टैक्स भी पे करेंगे, तब हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है। असली जो है प्रॉफिट ये है बंदे का, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो देखिए। तो देखो हमने आपको समझाया कि जितने रुपए की कोई चीज़ सेल हो रही है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, पहला समझिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो भाई वेरिएबल कॉस्ट वो चीज़ होती है जो प्रोडक्शन के साथ बदलती रहती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो बदले ना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई फैक्ट्री है तो वहाँ फिक्स कॉस्ट मान लो उस फैक्ट्री का रेंट 2 लाख रुपए है, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का अगर रेंट जा रहा है महीने का, तो ये फिक्स है, 2 ही लाख रुपए जाएगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, अब सोचो अगर हमारी कंपनी कार बनाती है तो मान लो वो 100 कार बनाएगी तो 100 कार के इंजन लगेंगे, अगर वो 1000 कार बनाएगी तो 1000 कार के इंजन लगेंगे। तो ये कॉस्ट कैसी है, वेरिएबल कॉस्ट है। अगर 50 कार बनाओगे तो सिर्फ 50 कार के इंजन लगेंगे, राइट। तो हमारा खर्चा वेरी करता रहता है, ठीक है। तो बस ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो किसी भी प्रोडक्ट में वेरिएबल कॉस्ट होती है और किसी भी प्रोडक्ट में फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट होती है। मतलब कहने का सर पर यूनिट, जैसे एक इंजन बनाने में, सॉरी एक कार बनाने में एक इंजन लगता है, एक इंजन का प्राइस कितना होगा, मान लेते हैं 5 लाख रुपए। तो वेरिएबल कॉस्ट आपको ध्यान रखिएगा हमेशा हर यूनिट की मिलती है। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर मान लो एक खिलौना बनाने में मुझे 500 रुपये लगते हैं, एक खिलौना मैं 500 रुपये का बेचता हूँ, उसमें वेरिएबल कॉस्ट अगर 200 रुपये है, इसका मतलब उस खिलौने को बनाने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 200 रुपये है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है फ्रेंड्स वो पर यूनिट नहीं होती है। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लाख रुपये का रेंट लग रहा है। अब इस 2 लाख रुपये के रेंट लगने में हो सकता है हमने 1000 खिलौने बनाए हों, 1000 टॉय बना लिए। तो अब क्या होगा, हम 2 लाख रुपये को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो 2 लाख को अगर हम 1000 से अगर डिवाइड करें, ठीक है, तो ये 3 0 से 3 200 रुपये आ जाएगा। यानी कि हर एक खिलौने बनाने के पीछे हमारी फिक्स्ड कास्ट कितनी लगी, महज 200 रुपये लगी है। मैं क्या समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि सर जो फिक्स्ड कास्ट होती है वो मतलब पर यूनिट नहीं डिसाइड होती, वो पूरे के पूरे बल्क में डिसाइड होती है कि जितना खिलौना बनाने में खर्चा लगा है, फिक्स्ड कास्ट पूरे का बताता है, एक पर्टिकुलर यूनिट का नहीं बताता। वेरिएबल कास्ट खिलौना बनाने में रुई लगती है, कपड़े लगते हैं, वो पर जो डॉल बन रही है, जो टॉय बन रहा है उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि हाँ एक गुड़िया बनाने में, एक खिलौना बनाने में हमारा इतने रुपए का कपड़ा, इतने रुपए की रुई और इतने रुपए का सुई धागा, ये सब लगता है, ठीक है। वो वेरिएबल कास्ट फिक्स होती है। लेकिन ये जो फिक्स्ड कास्ट होती है फ्रेंड, वो आपका
पूरे सिस्टम का डिसाइड होती है, एक पर्टिकुलर यूनिट का नहीं डिसाइड होती है। एक पर्टिकुलर खिलौना बनाने में कितनी फिक्स कॉस्ट लगी हम वो नहीं बता सकते। हम क्या बताएंगे, पूरे के पूरे जितना भी 1000 खिलौना एक महीने बना उस पर कितना फिक्स कॉस्ट खर्चा हुई है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो जाती होगी। तो यहाँ सर 50 कैसे लिखा हुआ है, ये हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। एक्चुअल में फिक्स कॉस्ट जो है कैलकुलेट करके मैंने लिख दिया। कैसे, जैसे वही अभी आपको दिखाया कि 2 लाख रुपए खर्चा हुए डिवाइडेड बाई 1000 खिलौने बने, तो पता चला एक खिलौने के पीछे 200 रुपए खर्चा हुए। उसी तरीके से यहाँ कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। मेरी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सेल्स प्राइस में से जब वेरिएबल कॉस्ट को घटा दिया जाता है तो जो बचता है फ्रेंड्स उसे कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कंट्रीब्यूशन में से फिर फिक्स्ड कॉस्ट घटाते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट घटाने के बाद में हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी बोलते हैं, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी बोल देते हैं। तो ये सब हमारे लिए अगेन इररिलेवेंट है, हम इतना नहीं जाएंगे। बस हम आपको ये ज़्यादा बताना चाहते थे कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने पर कंट्रीब्यूशन निकलता है। और फिर फिक्स्ड कॉस्ट का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर को समझाना जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि हम आगे चल करके फ्रेंड्स ये टर्म बार बार यूज होंगे तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज होंगे। ठीक है, तो आई बिलीव मैंने थोड़ा बहुत क्लैरिटी आपको दी है। तो अकॉर्डिंग टू CIMA, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट करके था, उनका जो है उनके हिसाब से मार्जिनल कॉस्टिंग इज असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट and its effect on profit due to changes in the volume or type of output by differentiating between fixed cost and variable cost। तो ये बोल रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है वो क्या होती है, असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट होती है। यानी कि हम मार्जिनल कॉस्ट को असर्टेन करते हैं, निश्चित करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट का इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर कैसे पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी किस वजह से चेंज होगी, हम वॉल्यूम में चेंज कर दें, यानी पहले हम 100 टीबी बनाते थे, अब हम 10,000 टीबी बना लें, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर हम आउटपुट में टाइप ऑफ आउटपुट बदल दें, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। देखो, हम फिक्स्ड कास्ट में चेंजेस कर दें, हम वेरिएबल कास्ट में चेंजेस कर दें, कर सकते हैं। जैसे हम 2 लाख रुपए का रेंट देते थे, अब हमने छोटी जगह फैक्ट्री लगा ली, 1 लाख रुपए का रेंट देना शुरू किया, तो फिक्स्ड कास्ट में चेंज हो गई। वेरिएबल कास्ट में हम चेंज कर सकते हैं, पहले हम रुई अच्छी क्वालिटी का खिलौनों में डालते थे, अब घटिया क्वालिटी के डालने लगे तो उसमें चेंजेस आ गए। तो इन सब चेंजेस की वजह से हमारा जो टॉय का आउटपुट है वो बदल जाता है। उसका प्रभाव हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में ही हम मार्जिनल कास्टिंग में डिस्कस करते हैं। इन दिस टेक्निक ऑफ कास्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज्ड to the operations process and product, leaving all indirect cost to return off against the profit in the period in which they arise। तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक होती है फ्रेंड्स, इसमें केवल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसी को ही हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोसेस या ऑपरेशन पर चार्ज करते हैं, मतलब उसी को ही हम जोड़ते हैं। प्रोडक्ट की कॉस्ट में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ते हैं, यानी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है या उसे ही इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको हम प्रॉफिट या लॉस में ले जाकर के जोड़ते घटाते हैं, उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ते घटाते। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो जैसे हमारा प्रोडक्ट बनाने में, खिलौने बनाने में जो गुड़िया डॉल बना रहे थे हम, उसमें जो रुई लगी, कपड़े लगे, उस खर्चे को तो हम उसकी कॉस्ट में जोड़ेंगे, लेकिन जो हमारा रेंट देना पड़ा, जो हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा, जो हमारे फिक्स खर्चे हैं, उनको हम प्रॉफिट लॉस में ले जा करके जोड़ते हैं, उसको गुड़िया की कॉस्ट में नहीं जोड़ते हैं। यही बात यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज द अकाउंटिंग सिस्टम in which only variable cost are charged to the cost unit and the fixed cost are charged to the contribution or profit। वही सेम बात दोबारा लिखी गई है कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट को कॉस्ट यूनिट में जोड़ा जाता है और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है आपकी पहले से, उसको कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट में ले जाकर के जोड़ दिया जाता है, उसको चार्ज किया जाता है कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो उसे ही कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, इट ब्रिंग्स आउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो प्रॉफिट और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशनशिप लेकर के आती है। आगे चल करके हम प्रॉफिट वॉल्यूम कॉस्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, इसी ही चैप्टर में प्रॉफिट वॉल्यूम और कॉस्ट एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो नॉट टू वरी। कंट्रीब्यूशन ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्जिनल कॉस्टिंग। कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। क्या होता है कंट्रीब्यूशन, जब भी हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो जो आता है उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। द कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड एज द सेल्स प्राइस। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स प्राइस में से माइनस कर दीजिए किसको, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट को घटा दीजिए। उसी चीज़ को फार्मूले के तौर पर यहाँ लिखा गया है, देखिए, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ फ्रेंड्स, तो होप है कि वहाँ दिखाने की वजह से आपको ये समझ में आ रहा होगा। वरना आप सोचते कि कंट्रीब्यूशन तो ये होता है जैसे हम कहीं कोई काम करने गए हैं, गुरुद्वारे में गए, हमने कंट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, दोस्त की पार्टी उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया, ये वो वाला कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्रेंड्स। ओके, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। एग्जांपल इन्होंने दिया, इफ द सेल्स प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज 200 रुपये, एक यूनिट का सेल्स प्राइस 200 रुपये है, और उसमें वेरिएबल कॉस्ट जो लगी है उसको बनाने में 140 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट लगी हुई है, तो जो बचेगा 60 रुपये, इसी को ही फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम इस 60 रुपीज़ को कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कंट्रीब्यूशन। मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल में दिखाया था कि 500 रुपये जो है सेलिंग प्राइस था और उसको बनाने में 200 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट लगा था, तो जो बचा था 300 रुपये, उसे हमने क्या बोला था, कंट्रीब्यूशन। फिर इसी में से 50 रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट घटाई थी हमने, फिक्स कॉस्ट, तो पता चला जो 250 रुपये बचे, इसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कह देते हैं, वी कॉल इट EBIT, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की हमें बात करनी है। तो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया था। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाने पर जो आता है उसे कंट्रीब्यूशन बोला जाता है, उसमें फिक्स कॉस्ट घटाने पर आपका EBIT उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है और फिक्स कॉस्ट आपकी ओवरऑल होती है, पर यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में पता नहीं क्या क्या बताया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, इस टेक्निक ऑफ कास्टिंग, मार्जिनल कास्टिंग में केवल एक वेरिएबल कॉस्ट को मतलब ओनली वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाता है, कहाँ पे, जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ते हैं, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है या फिक्स कॉस्ट होती है उसको अगेंस्ट प्रॉफिट जो है बुक करते हैं, उसको प्रोडक्ट में नहीं जोड़ते हैं। यही बात फिर से लिखी हुई कि अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको कॉस्ट यूनिट में चार्ज किया जाता है, और जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको कंट्रीब्यूशन में या प्रॉफिट में ले जा करके जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है। और इसमें कंट्रीब्यूशन जो है इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा करके। जैसे कोई चीज़ है जिसको हम 200 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं, उसमें 140 रुपये का हमारा वेरिएबल कॉस्ट लगा है, तो उसको घटा दें अगर 200 में से 140, तो जो निकल करके आता है 60 रुपये, उसे फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन किस सेंस में है, कंट्रीब्यूशन मतलब ये आपके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो 200 रुपये का बेच रहे हो, उसमें से 140 रुपये तुमने खर्चा कर दिए, किस बात के सर, हमने खर्चा कर दिए वेरिएबल कॉस्ट के, तो जो 60 रुपये है यही तुम्हारे प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब उसमें से फिक्स कॉस्ट लगा, पता चला 5 रुपये फिक्स कॉस्ट लग गई, तो और घट गया 55 रुपये, ठीक। यही होता है कंट्रीब्यूशन का मतलब, ठीक है। फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कॉस्टिंग टेक्निक्स, इट्स यूनिक फीचर नीचे दिए गए हैं। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग इन्वॉल्व बोथ कॉस्ट रिकॉर्डिंग एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट की रिकॉर्डिंग भी की जाती है और कॉस्ट की रिपोर्टिंग भी की जाती है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो हमारी कास्टिंग टेक्निक होती है उसमें रिपोर्टिंग की जाती है कि कैसे कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट कितनी लग रही है उस पर बात नहीं करता, लेकिन यहाँ कॉस्ट की रिकॉर्डिंग भी की जाती है और कॉस्ट की रिपोर्टिंग भी की जाती है। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट आर सेग्रीगेटेड इनटू द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी खर्चे हमारे लगते हैं उनको दो भागों में हम बांट देते हैं, या तो वो फिक्स कॉस्ट होती है तो वेरिएबल कॉस्ट होती है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो दोनों नेचर भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं, ओके। सम कॉस्ट व्हिच हैव फीचर ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर सेग्रीगेटेड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो उनको सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत हम ले जाते हैं, ठीक है। तो तीन तरीके हो गए, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओनली द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ अ यूनिट इज कंसिडर्ड एज इट्स वैल्यू। तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसका जो औसत निकलता है उसी को ही उस यूनिट की वैल्यू समझाता है। क्योंकि हमने देखा था कि जो खिलौना बनाने में जो वेरिएबल कॉस्ट लगती है उसको तो हम जो है उसके प्राइस में लेते हैं, लेकिन जो हमारा फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट तो लेते हैं लेकिन फिक्स कॉस्ट जो लगती है उसको हम प्रॉफिट या लॉस में या कंट्रीब्यूशन में ले जा करके जोड़ते घटाते हैं। तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट यहाँ इंपॉर्टेंट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट, है ना। प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने में फिक्स्ड कॉस्ट को हम कंसिडर ही नहीं करते। आर चार्ज टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कहाँ चार्ज किए जाते हैं, जो भी रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है उसमें जोड़ा और घटाया जाता है, जिस भी पीरियड में वो खर्चा हुआ है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ओके। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट आर डिपार्टमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, देखिए कंट्रीब्यूशन की बात की थी ना, उसी को ही यहाँ मार्जिनल कॉस्ट से मार्जिनल कंट्रीब्यूशन को ही किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी या किसी डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी में जोड़ा घटाया जाता है, ठीक है।
थोड़ा बातें समझ में आ रही होंगी, थोड़ी कम भी समझ में आ रही होंगी, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, ठीक है। तो मार्जिनल कास्टिंग के फीचर की अगर हम बात करें तो मार्जिनल कास्टिंग दूसरे कास्टिंग की टेक्निक से डिफरेंट होती है। पहला क्या डिफरेंसेस हैं, मार्जिनल कास्टिंग में रिकॉर्डिंग भी कास्ट की जाती है और रिपोर्टिंग भी की जाती है। मार्जिनल कास्टिंग के अंतर्गत जो कास्ट होती है, टोटल कास्ट होती है, उसको दो पार्ट में बांट देते हैं, पहला फिक्स्ड कास्ट में और दूसरा वेरिएबल कास्ट में। कुछ कास्ट जो होती हैं, कुछ कास्ट ऐसे होते हैं जिनमें दोनों के फीचर होते हैं, फिक्स्ड कास्ट के भी वेरिएबल कास्ट के भी, तो उनको अलग मतलब जो है एक अलग जगह पर, जिन्हें सेमी वेरिएबल कास्ट कहा जाता है, उसमें रखा जाता है। वेरिएबल कास्ट को ही जो है प्रोडक्ट की कास्ट में जोड़ा जाता है, फिक्स्ड कास्ट को प्रोडक्ट की कास्ट में नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि उसको रेवेन्यू में, उसको प्रॉफिट लॉस में, कंट्रीब्यूशन में जोड़ा जाता है। मार्जिनल कंट्रीब्यूशन के आधार पर ही किसी प्रोडक्ट की या किसी डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं क्या एडवांटेज है मार्जिनल कास्ट के, तो काफ़ी सारे एडवांटेज हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। सम ऑफ द डिस्टिंक्ट एडवांटेज की बात करें, मार्जिनल कास्टिंग प्रोवाइड अ बेटर एंड मोर रैशनल बेसिस फॉर डिसाइडिंग द सेल्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अंडर एडवर्स बिजनेस इन्वायरमेंट और रिसेशन। तो मार्जिनल कास्टिंग हमें बेटर और मोर रैशनल बेसिस प्रोवाइड करती है, किस चीज़ के लिए, सेल्स प्राइस डिसाइड करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की, और खास करके जब हमारा एडवर्स इन्वायरमेंट हो, रिसेशन वगैरह चल रहा हो तब, ठीक है। तो अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है, तो उस केस में सेल्स प्राइस क्या रखना है उसको डिसाइड करने में मार्जिनल कास्ट बहुत बड़ी मदद करती है। द ऑर्गेनाइजेशन नीड नॉट हैव टू सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्ड एज डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट प्लानिंग अंडर द मार्जिनल कास्टिंग इज ईजिली रिट्रीवेबल फ्रॉम रेगुलर अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मतलब ये बोल रहे हैं कि अलग से अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ज़रूरत होती है डेटा की, वो सारा का सारा डेटा हम कहाँ से ले सकते हैं, जो रेगुलर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम डेटा को फेच कर सकते हैं, वहीं से ही प्रॉफिट लॉस को निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट which is a of great importance of any management can be determined only through marginal costing। सिर्फ मार्जिनल कास्टिंग की सहायता से हम ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल ये है सर कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो सर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर ना तो आपको प्रॉफिट हो ना लॉस हो। सोचो हमने कोई पेन बनाई, उसको बनाने में 50 रुपये लगे और हमने पेन को 50 रुपये में बेच दिया, तो ये हमारी स्थिति क्या है, ब्रेक इवन स्थिति है, ना तो हमको प्रॉफिट हो रहा है ना हमको लॉस हो रहा है। क्लियर हो जाती है बात। तो अब इसी से रिलेटेड मतलब ब्रेक इवन को और भी दूसरे टर्म में डिफाइन किया सकता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच टोटल कास्ट एंड टोटल रेवेन्यू आर इक्वल। जितना हमारा टोटल कास्ट यानी कि पेन बनाने में कितना रुपए लगा, 50 रुपये, इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, पेन बेच करके कितना रुपए मिला, 50 रुपये, इक्वल होता है। मीनिंग देयर इज नो लॉस और गेन फॉर योर बिजनेस, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है। समझ गए। ब्रेक इवन पॉइंट वो स्थिति होती है जहां ना तो आपको लॉस होता है ना गेन होता है। तो उसी बात को दूसरे टर्म में हम लिखें कि टोटल हमारा कितना खर्चा लगा, टोटल कॉस्ट कितनी लगी, इक्वल टू टोटल रेवेन्यू कितना आया। टोटल कॉस्ट हमें कितनी लगी, 50 रुपये, पेन बनाने में कितना खर्चा लगा, 50 रुपये, और बेचने उसको बेचा कितने का, 50 रुपये, तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब राजस्व, कमाई कितने की, 50 रुपये की, दोनों इक्वल हैं। तो मान लो एग्जाम में, अब एग्जाम में क्या खेल करेंगे आपके साथ कि ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला इसमें पूछेंगे इसमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है पार्टी को। दूसरा ये ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू होता है। तीसरा इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर ये बातें समझा रहा हूँ, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो यू हैव रीच द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट विच द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू द रेवेन्यू फॉर द प्रोडक्ट। वो अगेन वही बात करें कि आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन के ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट के होता है, ठीक है। कितना खर्चा लग रहा है प्रोडक्ट को बनाने में और उसको बेच करके कितनी कमाई हो रही है, दोनों इक्वल हो जाती है, तो उसे ब्रेक इवन कहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्लियरली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। ये यहाँ पर आपको CBP, कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप बताती है। CBP एनालिसिस हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के तहत, ठीक है। फिर आता है मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन फिगर्स। देखिए कंट्रीब्यूशन फिर से आ गया। मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन फिगर मेक ईजियर द रिलेटिव अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट, टेरिटरीज एंड वेरियस सेगमेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट है और हमारे पास कंट्रीब्यूशन के डेटा है, फिगर्स हैं, तो हम आसानी से अपने प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, यही ये बता रहे हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग ऑफर्स मोर इफेक्टिव प्लान फॉर कॉस्ट कंट्रोल कंपेयर टू अदर टेक्निक ऑफ द कास्टिंग। मार्जिनल कास्टिंग आपको ऑफर करती है ज़्यादा इफेक्टिव प्लान बताती है कास्ट को कंट्रोल करने का,
यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग की सहायता से आप कास्ट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इफेक्टिवली एम्फेसाइज द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट का प्रॉफिट पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर अच्छा खासा जोर देती है, आपको समझाने का प्रयास करती है। 7वां है मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोवाइड अ वेरी इफेक्टिव टूल टू द मैनेजमेंट टू फार्मुलेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्पेशली अंडर डिफिकल्ट मार्केट कंडीशन। मार्जिनल कॉस्टिंग की सहायता से हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकते हैं, खास करके जब मार्केट कंडीशन अच्छी ना हो। ठीक है, इट कैन बी इवेल्युएटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, प्राइसिंग डिसीजन आर मेक आर बाई चॉइस। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग की सहायता से हम नए प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होने वाली है, क्या प्राइस रखना चाहिए, हमें किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहिए या उसे खरीदना चाहिए, इन सारे डिसीजन में मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी हेल्प कर सकती है। एक इन्होंने एग्जांपल दिया है, उसको देखेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। सपोज अ कंपनी प्रोड्यूसिंग स्टील इज नॉट एबल टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बियॉन्ड 70% एज डोमेस्टिक मार्केट इज सैचुरेटेड बाई सप्लाई ऑफ लोकल प्रोड्यूस। मतलब कोई कंपनी है वो स्टील के प्रोडक्ट बनाती है, स्टील प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो 70% अपनी क्षमता के 70% से ज़्यादा बेच नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो लोकल प्रोड्यूसर है उन्होंने अपना माल भर के रखा हुआ है। तो क्या होगा, कंपनी कैन एक्सपोर्ट टू इट्स नेबरिंग कंट्री बट द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ स्टील देयर इज लेस देन दैट इन इंडिया। अब कंपनी के पास एक विकल्प है कि वो नेपाल, भूटान वगैरह में अपना प्रोडक्ट भेज के बेच दे, लेकिन समस्या ये है कि वहाँ उन देशों में जो स्टील का प्राइस है वो कम है। अगर इंडिया में 100 रुपये का बिक रहा है तो वहाँ 80 रुपये का बिक रहा है। ये एक इनके सामने समस्या आ गई। द मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड वेदर टू एक्सपोर्ट आर नॉट एट लोअर प्राइस। अब मैनेजमेंट के सामने चुनौती है कि भाई वो एक्सपोर्ट करें, दूसरी कंट्री में ले जाकर के बेचें या ना बेचें इस सस्ते प्राइस पर। प्राइस वहाँ पर कम है, तो अब हमें निर्णय लेना है भाई कि हम बेचें कि ना बेचें। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेल व्हाट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज। मार्जिनल कॉस्टिंग से हमें वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पता चल जाए कि कौन वेरिएबल कॉस्ट का मतलब कि जो जैसे कार बना रहे हैं हम, तो अगर 10 कार बनाएंगे तो 10 इंजन लगेंगे, 100 कार बनाएंगे तो 100 इंजन लगेंगे, वही वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो हमें वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पता चल जाएगा इफ़ एक्सपोर्ट प्राइस इज मोर देन द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अगर हम एक्सपोर्ट करके जो बेचेंगे, सोचो 80 रुपये का बेचेंगे और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही है वो मान लो 60 रुपये की लग रही है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट करके हम 80 रुपये का बेच पा रहे हैं और हमें बनाने में 60 रुपये लग रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो बेहतर है कि हम एक्सपोर्ट कर दें। हमारे लिए बेहतर है कि हम एक्सपोर्ट कर दें। बात मेरी समझ में आ रही? आप ध्यान दीजिए, शुरू में ही बताया गया था कि हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग डिसाइड होता है उसमें वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं। फिक्स कॉस्ट को हम प्रॉफिट और लॉस में ले जाते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं ले जाते। तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट बनने में 60 रुपये लग रहे हैं और हम इसे अगर नेपाल में बेचते तो 80 रुपये का बेच पाते हैं। भले ही हम 100 रुपये का इंडिया में बेच पा रहे थे, लेकिन नेपाल में हम सस्ते में 80 रुपये में बेच पा रहे हैं। तो बेहतर है कि 60 का सामान 80 बिक रहा है तो बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके दो फायदे होंगे। पहला, the company will gain at least some contribution as export price is more than the variable cost। अब कंपनी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मिले। कंट्रीब्यूशन वही चीज, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 80 रुपये की बेच रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपये की है, तो 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन इनको मिल गया, 20 रुपये का फायदा एक तरीके का इनको मिल गया, है ना। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है एक्सपोर्ट प्राइस से कम ही है, एक्सपोर्ट प्राइस ज़्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो 20 रुपये का फायदा हुआ, कंट्रीब्यूशन मिला। फायदा नहीं होता प्रॉपर तरीके से, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मिला हमको, ठीक है। दूसरा, कंट्री विल गेन थ्रू इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड नैरोइंग ऑफ द ट्रेड डेफिसिट। साथ ही साथ देश को फायदा हुआ। देश को फायदा क्या कि भाई अगर हम 70% अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर पा रहे थे, अगर हम 100% अपनी यूटिलाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा लेबर लगाना पड़ेगा, तो लेबर की कमाई बढ़ेगी, लेबर हम ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। साथ ही साथ में हमारा जो बिजनेस का घाटा है, बिजनेस का घाटा क्या होता है, हम दूसरे जैसे चाइना हमें 500 बिलियन का सामान बेचता है, हम चाइना को 100 बिलियन का सामान बेचते हैं, ठीक है। चाइना हमें 500 बिलियन का बेचता है, हम चाइना को 100 बिलियन का बेचते हैं, तो हमारा ये जो अपना 400 बिलियन डॉलर का हमारा घाटा होता है। ये इसे क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो उस चीज़ को भी हम कहीं ना कहीं कम करने में मदद कर पाते हैं, क्योंकि हम नेपाल को बहुत सारा सामान सप्लाई कर पाएंगे स्टील के तौर पर, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एडवांटेज की बात की। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है आपको बेटर और रेशनल बेसिस प्रोवाइड करती है सेल्स प्राइस डिसाइड करने का, खास करके जब मार्केट में इन्वायरमेंट बहुत कम्पिटेटिव हो या फिर रिसेशन चल रहा हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को 2 सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ डेटा नहीं मेंटेन करना पड़ा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अलग डेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए अलग डेटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेटा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही मिल जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, और इसके थ्रू जो है मैनेजमेंट जो है आपका
प्राइसिंग वगैरह को डिसाइड करता है, और इसको हम किसके साथ है, मार्जिनल कॉस्टिंग की सहायता से डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कितना है हमारे प्रोडक्ट का, उसको कहाँ से डिटरमाइन करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग की सहायता से डिसाइड कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, यानी टोटल इन प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा आ रहा है उतने का ही हम बेच पा रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट की सहायता से हम CBP रिलेशनशिप, कास्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट के रिलेशनशिप को देख पाते हैं। आगे हम इसके बारे में पूरा एक लेक्चर ही शायद इस पर हम एक लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, CBP एनालिसिस, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन फिगर जो है की सहायता से हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग और कैसा प्रोडक्ट काम कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है कॉस्ट को कंट्रोल करने का बेहतर प्लान आपके सामने रखती है, ठीक है। उसके बाद में फिक्स कॉस्ट का प्रॉफिट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग हमको समझाती है। मार्जिनल कॉस्टिंग हमें बहुत ही इफेक्टिव टूल देती है, किस चीज़ का, कि डिफ़िकल्ट मार्केट कंडीशन में हमें क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, उसके बारे में हमें डिसीजन लेने का निर्णय देती है, ठीक है। हम नए प्रोजेक्ट का मार्जिनल कॉस्टिंग की सहायता से नए प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, क्या प्राइस रखने वाला है उसका डिसीजन ले सकते हैं। और किसी प्रोडक्ट को, जैसे कार बना रहे हैं, तो कार बनाते समय टायर हम बनाएं या उसे खरीदें, तो टायर मेक करना है कि टायर बाई करना है, उसकी चॉइस में भी मार्जिनल कॉस्टिंग आपको डिसाइड करने का मौका देती है। इसी के एक एग्जांपल के थ्रू इन्होंने प्रेजेंट किया कि मान लो एक कंपनी स्टील बनाती है, वो अपनी कैपेसिटी का 70% ही यूटिलाइज कर पाती है, क्योंकि बाकी 30% अगर यूटिलाइज करेगी तो माल पड़ा रहेगा, बेच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि लोकल वाले जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बहुत सारा माल डंप कर रखा है मार्केट में, ठीक है। अब कंपनी के पास एक विकल्प है कि नियर बाई कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट कर दे, लेकिन समस्या ये है कि वहाँ प्राइस जो है स्टील का कम है इंडिया के मुकाबले। अब मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि सस्ते दामों में दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करे या ना एक्सपोर्ट करे, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करती है, हमें वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन के बारे में बताती है कि वेरिएबल कॉस्ट को ही ध्यान में रखना है। तो अगर एक्सपोर्ट करने पर हमारा जो है वेरिएबल कॉस्ट कम है, वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपये है और एक्सपोर्ट करने पर हम 80 रुपये का बेच पा रहे हैं, तो बेहतर है कि हम इसको दूसरी कंट्री में ले जा करके बेच दें। इट इज़ अ गुड डिसीजन। अब अगर ऐसा है तो हमारे दो बेनिफिट होंगे। पहला, कंपनी भाई जो है क्या करेगी, उसको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 60 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट है और 80 रुपये का प्रोडक्ट वो नेपाल में बेच पा रही, तो 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जो कि उसके लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा। दूसरा, कंट्री को ये भी फ़ायदा होने वाला है कि उसकी जो वर्कर है, नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे, क्योंकि 70% कैपेसिटी पे काम करेगी, 100% कैपेसिटी पे काम करेगी अगर कंपनी, तो 30% एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो उनको नौकरी मिलेगी। और साथ ही साथ में हमारा जो व्यापार का घाटा है दूसरे देश के साथ, उसको भी हम यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में हमारा ये आखिरी टॉपिक है, जो कि है डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिमिटेशन या डिसएडवांटेज, पहला, सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट ईजी, as some expenses have characteristics of both and can not be done with the precision। मतलब हमने अभी कहा ना कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दो तरीके की कॉस्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जिनको हम ये फिक्स ही नहीं कर सकते, मतलब यही नहीं डिसाइड कर सकते फिक्स है कि वेरिएबल है। तो भाई एकदम क्लियरली डिसाइड कर पाना कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, नहीं कर सकते। दिस कॉस्टिंग मेथड डज नॉट एलोकेट फिक्स्ड कॉस्ट टू ईच यूनिट प्रोडक्ट। अब ये जो मेथड है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का, वो फिक्स्ड कॉस्ट जो है एलोकेट नहीं करता हर एक यूनिट को फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेता। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि सर 2 लाख रुपए का अगर रेंट जा रहा है और 1000 जो है खिलौने हम बना रहे हैं, तो एक खिलौने का 200 रुपये आया, तो ये तो हमने कैलकुलेट किया कि एक खिलौने का 200 आया। एक्चुअल में ऐसा नहीं, जैसे गुड़िया बनाई जा रही है तो उसमें कपड़े लग रहे हैं, रुई लग रही है, ये सारी चीज़ें लग रही है, वो तो फिक्स है कि हाँ इतना ही रुई लगी, इतने ग्राम रुई लगी, इतना कपड़ा लगा, वो तो फिक्स हो सकता है। लेकिन जो रेंट है वो पूरे महीने का है, उसका उस खिलौने से लेना देना नहीं। 1000 खिलौने बनाते हो तो 200 रुपये का हो जाएगा, 10,000 बना दो तो 20 रुपये का हो जाएगा, राइट। तो वही कह रहा है कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट को जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस होते हैं उसके साथ एलोकेट नहीं करता है, पूरी की पूरी उस पर पूरे के पूरे प्रोडक्ट पर एलोकेट होती है फिक्स कॉस्ट, हेंस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन ईच यूनिट कॉस्ट एक्यूरेटली। तो ऐसे में हर एक यूनिट की एग्जैक्ट कॉस्ट पता करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई मैंने कहा ना कि 2 लाख रुपए बिजली का वो आपका रेंट जा रहा है। अब वो 2 लाख रुपए जा रहा है, कहीं भी मतलब हम एकदम एग्जैक्ट नहीं फिक्स कर पा रहे हैं कि हाँ एक्चुअली में हर एक यूनिट के पीछे कितना लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अकाउंटेंट का पर्सनल जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट कम्स इनटू प्ले एंड इट मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट। अब वो हो सकता है कि जो अकाउंटेंट है वो गलती भी कर बैठे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एजम्पशन दैट द फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट वेरी एट ऑल एंड द वेरिएबल कॉस्ट आर 100% प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट रियलिस्टिक। तो ये एजम्पशन करना कि जो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, वो हमेशा
फिक्स रहती है और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 100% उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है, ये एजम्पशन भी गलत है। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स नहीं रहेगी। जैसे हमने कहा रेंट 2 लाख रुपए है, आज 2 लाख रुपए है, हो सकता है आगे चल कर 3 लाख रुपए हो जाए, तो फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, ये जरूरी नहीं है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है, जितना अगर हम 100 कार बनाएंगे तो 100 कार का खर्चा लगेगा वेरिएबल कॉस्ट का, और 1000 बनाएंगे तो 1000 कार का वेरिएबल का खर्चा लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो दिस इज नॉट रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक नहीं होता है। इन प्रैक्टिस असलियत में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में शो एन इंक्रीज, fixed cost may show an increase if the volume of production increases beyond a certain level, especially if additional plant and machinery is required to be used। देखो क्या कह रहे हैं कि असलियत में देखा जाए तो जो फिक्स कास्ट होती है फ्रेंड्स, वो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, 1000 कार बना रहे थे 1 लाख कार बनाना शुरू करोगे तो आपकी फिक्स कास्ट बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी भाई, 1000 कार बना रहे थे तो एक फैक्ट्री की जरूरत थी, 1 लाख कार बनाना चाहोगे तो तुम्हें एडिशनल प्लांट और मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, नहीं खरीदनी पड़ेगी। अब भले ही प्लांट और मशीनरी का खर्चा फिक्स कास्ट है, मशीनरी कितनी खरीदी फिक्स कास्ट है, लेकिन नई प्लांट और नई मशीनरी खरीदनी तो पड़ गई, तो वो खर्चा फिक्स कास्ट हमारी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं। अगर हमारी एक प्लांट है उसमें मशीनरी और सब सेटअप बना हुआ है, तब तो कॉस्ट फिक्स है कि रेंट देना है और मशीनरी जो लगाई है उसका 6 लाख रुपए खर्चा हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो और दूसरी फैक्ट्री खोलनी पड़ रही है तो भले ही कॉस्ट फिक्स है उसकी, 6 लाख उसमें भी मशीन का लगेगा और 2 लाख रेंट देना पड़ेगा, लेकिन अब डबल हो गया तुम्हारा, फिक्स कॉस्ट डबल हो गई क्योंकि 2 फैक्ट्रियां होंगी, दोनों के खर्चे हो गए, तो फिक्स कॉस्ट फिक्स नहीं रही। ये यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल कॉस्ट एंड वॉल्यूम मे नॉट बी लीनियर स्पेशली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है और प्रोडक्शन की यूनिट में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती है, ये भी जो है वेरी करती रहती है। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक द इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बिकम अनरियलिस्टिक एज फिक्स कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड। तो मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक में क्या होगा, जो इन्वेंट्री है हमारे पास उसका वैल्यूएशन जो है अनरियलिस्टिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो इंक्लूड नहीं की जाती, किसमें, वर्क इन प्रोग्रेस में, जो हमारा वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस में जो हमारा प्रोडक्ट फंसा हुआ है उसमें, और जो फिनिश गुड्स होते हैं इनमें हमारी फिक्स कॉस्ट शामिल ही नहीं की जाती है। हमने बताया था ना मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को जोड़ते ही नहीं, उसको प्रॉफिट लॉस में ले जाते हैं, कंट्रीब्यूशन में ले जाते हैं, उसको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में नहीं जोड़ते। तो ये भी एक अनरियलिस्टिक प्रॉब्लम हो जाती है। In case of seasonally sensitive product, this may result in inflated profit during the period of higher sale and deflated profit during the period of lower sales। अगर बहुत ज़्यादा सेल हो रही है तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखने लगेगा, और जब बहुत कम सेल होगी तो बहुत कम प्रॉफिट दिखने लगेगा। ये भी इसकी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। द एजम्पशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग दैट द सेल्स प्राइस पर यूनिट विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन एंड सेल्स इज नॉट रियलिस्टिक। तो इस बात का जम्पशन करना कि जो सेल्स प्राइस पर यूनिट जो है वो सेम रहेगा चाहे कितना भी हम प्रोडक्शन कर लें और कितना भी ज़्यादा सेल्स हो जाए, ये जो है रियलिस्टिक नहीं, अनरियलिस्टिक है। इन प्रैक्टिस टू मच प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट में अफेक्ट द सेल्स वैल्यू। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमने कर दिया और प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हो गया तो उसका सेल्स पर प्रभाव पड़ेगा, प्राइस पर प्रभाव पड़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। शॉर्ट टर्म असेसमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी मे बी रीजनेबली करेक्ट अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग, बट फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी एक्सरसाइज अदर टेक्निक में बी मोर इफेक्टिव। अगर आपको शॉर्ट टर्म में असेसमेंट करना है कि प्रॉफिट कितना होने वाला है तो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये टेक्निक कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की लिमिटेशन और डिसएडवांटेज की। तो पहला, जो हम कॉस्ट को सेग्रीगेट करना चाहते हैं कि भाई वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और फिक्स कॉस्ट कौन सी है, वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम ना तो फिक्स में ना वेरिएबल दोनों में नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए एक ये प्रॉब्लम सामने निकल करके आती है। उसके बाद में जो फिक्स कास्ट होती है वो सिंगल यूनिट के लिए डिसाइड नहीं की जा सकती है, वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट के लिए डिसाइड होती है। जितना भी, अगर 1000 कारें बनी तो 1000 कार के लिए फिक्स कास्ट डिसाइड की जाती है। तो ऐसे में हर एक यूनिट का एग्जैक्ट प्राइस डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आपको जो है अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट की जरूरत पड़ेगी और उसका पर्सनल जजमेंट गलत भी हो सकता है। दूसरा लिमिटेशन है कि अगर हम देखें तो हम मानते हैं कि फिक्स कास्ट जो है फिक्स रहेगी और वेरिएबल कास्ट जो है अगर 10 इंजन बनाएंगे तो 10 वेरिएबल कास्ट, 10 इंजन की वेरिएबल कास्ट लगेगी, अगर 100 इंजन बनाएंगे तो 100 की वेरिएबल कास्ट लगेगी। लेकिन ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं है, दिस इज अनरियलिस्टिक, ठीक है। उसके बाद में मार्जिनल कॉस्टिंग में जो टेक्निक होती है उसमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी प्रॉब्लम में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम
कॉस्टिंग करते हैं तो इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस में कोई चीज़ हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड हो, हम उनकी इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे, जो सामान हमारे पास रखा हुआ है उसका वैल्यूएशन करते समय हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेंगे, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देंगे। लेकिन फिक्स कॉस्ट भी उसमें शामिल होती है, ठीक है। उसके बाद में ये एजम्पशन करना कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग में कि जो सेल्स प्राइस है वो सेम रहेगा, भले ही हम कितना भी प्रोडक्शन कर लें, कितना भी सेल्स कर लें, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर देंगे, मार्केट में बहुत ज़्यादा सामान आ जाएगा, तो उसका दाम हमें घटाना ही पड़ेगा। देखो जिस चीज़ की प्याज का दाम बढ़ता और घटता कैसे है, जब प्याज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो 10 रुपये किलो चल रही है, जब प्याज मिलनी बंद हो गई तो 100 रुपये किलो हो गई। वही चीज़ यहाँ सप्लाई और डिमांड का फंडा है, ओके। तो वही बोल रहे हैं कि अगर जो है सेल्स प्राइस पर यूनिट सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो फिर सस्ता हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट बहुत आसानी से अवेलेबल है तो उसका दाम सस्ता हो जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर किसी फैक्ट्री की किसी प्रोडक्ट की शॉर्ट टर्म के लिए आपको डिसाइड करनी है तो बेहतर है कि आप जो है मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करिए। अदरवाइज जो है लॉन्ग टर्म के लिए अदर टेक्निक यूज कर लीजिए, मार्जिनल कॉस्टिंग वहाँ पर कहीं ना कहीं फेल होती नजर आती है, ठीक है। तो बस यहीं पर अपन का लेक्चर ये खत्म होता है। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। देखिए लाइक वगैरह कर दीजिए, बेहतर मेहनत की जाती है, ठीक है। और मॉड्यूल डी कहीं ना कहीं मैं एकदम निपटाने के कगार पे हूँ। देखिए हमने अब तक जो है 29, 30, 31, 32, ठीक है, 33, मेरे ख्याल से ये शायद 34 चल रहा है मौके पर, राइट। 34, इसके बाद एक और चैप्टर है 34 चल रहा है, 35 और है। आफ्टर दैट आपका पूरा मॉड्यूल डी खत्म हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो होप है कि मतलब जो है चीज़ें आपके हिसाब से नहीं। मॉड्यूल डी बड़ा ही आसान सा है, मुझे कोई ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें दिखी नहीं है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, इस वीडियो में नहीं पड़ी होगी तो जो पिछले वीडियो होंगे वहाँ देख लीजिए, आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके प्रिंट करिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको जो है अंडरलाइन करिए। जैसे सारी बातें हमने इतना सारा बताया, जब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ तो खुद ही मैं चीज़ों को स्किप कर जाता हूँ, राइट। जैसे यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें ये स्किप कर दिया, ये सारी चीज़ें स्किप कर दी, तो क्योंकि उतना ज़्यादा रिलेवेंसी नहीं लगी। तो आप भी जब आप नोट्स इसका प्रिंट आउट लें तो अंडरलाइन करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको ही दिमाग में रखिए और उसी को रिवाइज करके एग्जाम में बैठिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।